नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। शराबबंदी वाले बिहार में नशे के दूसरे सामानों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है और हजारों करोड़ के ड्रग्स, चरस, अफीम और नशे के दूसरे सामान पकड़े जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार में नशे के दूसरे सामानों की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है और यहाँ के युवा ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम जैसे नशे लेने लगे हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जो इस पूरे नेटवर्क को चला रही है। हम इस मसले पर बात करने आए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी के पास। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर नशे का कारोबार बिहार में क्यों बढ़ रहा है। सर, जिस तरह से आए दिन नशे के दूसरे सामान, ड्रग्स, चरस, अफीम, हीरोइन और कोकीन जैसे पदार्थ पकड़े जा रहे हैं, खास करके जो सीमांचल के इलाके हैं, बताया जाता है काठमांडू और मोतिहारी वाले इलाके में बड़े पैमाने पर काठमांडू से यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या है इनपुट? देखिए, इसके 2-3 वजहें हैं। पहली बात मैं दर्शकों को बता दूं, ड्रग्स होते क्या है। ये ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं मादक पदार्थ, है ना। मतलब ड्रग्स का ये मतलब नहीं समझना है कि दवाइयाँ हैं इलाज के लिए। ये मादक पदार्थ हैं और इसमें कुछ हार्ड ड्रग्स होते हैं जैसे कोकीन या हेरोइन या ब्राउन शुगर, और ये सब जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मतलब करोड़ों में बिकते हैं। मतलब एक केजी का दाम आप कह सकते हैं करोड़ों में है, और इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब गिरोह शामिल रहते हैं। ये कोई छोटे मोटे आदमी की औकात नहीं है। छोटा मोटा आदमी भी ड्रग्स बेचता है, लेकिन वो गांजा टाइप का सस्ता ड्रग्स रहता है। बड़े बड़े ड्रग्स से बड़े बड़े गिरोह रहते हैं। अब देखिए, बिहार के संदर्भ में आपने पूछा तो उसकी 2-3 वजहें हैं। एक तो है कि 2016 के आसपास से बिहार में नशाबंदी हुई। पलटू राम ने बिहार को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया और यहाँ मतलब शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा कड़े कानून भी बने, ऐसे कानून तक बने कि आपके यहाँ पर शराब की बोतल मिल जाएगी तो भी आप अंदर चले जाइएगा। सिर्फ आप ही अंदर नहीं जाएगा, जो मकान मालिक होगा वो भी अंदर चला जाएगा। और उसके बाद इतने लोग जेल जाने लगे कि बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि क्या ये क्या मजाक है। तब जाके कुछ कानूनों में बदलाव किया गया, लेकिन शुरू में तो काफ़ी जोश था, अभी भी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लाखों आबादी को आपने रातों रात जो शराब से रोक लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नशेड़ी लोग थे, इस तरह के लोग थे, वो विकल्प की तलाश में निकल गए कि कोई उनका वैकल्पिक व्यवस्था हो। यदि दारू का नशा नहीं हो तो कुछ और चीज़ का नशा हो, क्योंकि नशा के साथ क्या होता है कि यदि आप बहुत दिनों तक नशा करते हैं तो फिर आपके ब्लड को भी आदत हो जाती है उस नशे की। मतलब वो खास सीमा तक यदि उसमें ब्लड नशा नहीं रहेगा खून में, तो आदमी में एक तरह की बेचैनी महसूस होती है ना। आदमी यदि कोई बहुत बड़ा दारूबाज है, पियक्कड़ है, और अचानक रातों रात उसको बिल्कुल वंचित कर दिया जाए दारू से, तो वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड को अल्कोहल की आदत हो गई है। तो ये भी एक वजह है। तो बहुत सारे लोग उसमें मतलब बिल्कुल छटपटाने लगे नशे के लिए, और उसके बाद उन्होंने विकल्प खोजने शुरू किए। तो जो बाज़ार पर सबकी नज़र रहती है, जहाँ पैसा है माफिया तो उसमें रहता ही है। तो उसके बाद लोगों को सूखे ड्रग्स जिसको कहते हैं, दारू भी एक तरह का नशा ही है, लेकिन वो सूखा नहीं हुआ है, वो तो लिक्विड है। इसको एक तरह से आप सूखा ड्रग्स कहिए। इसकी मतलब तेज़ी से आपूर्ति होने लगी। अब मैं एक बताता हूँ दर्शकों को, पटना का, राजधानी पटना का इलाका है जक्कनपुर, और मतलब एकदम पटना शहर के बीचों बीच आप उसको कह सकते हैं। जक्कनपुर में तो ऐसी हालत है कि मतलब खुलेआम पान की दुकानों पर, इसकी दुकानों पर, सब्जी वालों के पास, उसके पास बाद पूरी तरह मतलब ड्रग्स बिकता है। और पूरी संभावना है, मैं दावा तो नहीं कर सकता, पूरी संभावना है कि जो कुछ हो रहा है वो पुलिस की छत्र छाया में हो रहा है, स्थानीय थाना की मिली भगत से हो रहा है। क्योंकि ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा कि सबको पता चल गया है, मुझे खबर मिल गई है और थाना को ही नहीं पता है। तो सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि बिल्कुल थाना की नाक के नीचे ड्रग्स हो रहा है। दूसरी बात जो क्या हुआ है, ख़ास के जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, उसके बाद बड़े बड़े गिरोह आ गए हैं इसमें। और मैं दर्शकों को बताऊं कि आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स पकड़ा रहे हैं वो गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह में पकड़ा रहे हैं, जो गौतम अडानी का बंदरगाह है।
मोदी ने बहुत सारी चीज़ों का निजीकरण कर दिया है, प्राइवेटाइज़ कर दिया है और मतलब गौतम अडानी को दे दिया है बहुत सारे रेल, बहुत सारे हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली घर, ये वो। तो उसमें गुजरात में अरब सागर पर एक बंदरगाह है, मुंद्रा नाम है, उस पर बड़ी-बड़ी खेप पकड़ाती है, कोकीन की खेप। और मतलब उनकी कीमत जान के आपका होश उड़ जाइएगा कि एक-एक खेप 5,000 करोड़ की खेप रहती है। और वो मान लीजिए एक खेप पकड़ा गई, इसका मतलब 50 खेप बिना पकड़ाए गई होगी। बीच-बीच में सरकारी लोग भी दिखा देते हैं कि हम लोग भी कुछ धर पकड़ कर रहे हैं। तो एक खेप यदि पकड़ाई तो समझिए कि 50 खेप बिना पकड़ाए गई होगी। तो इतना आ कहाँ रहा है ड्रग्स? ये इसी देश में जा रहा है, इस देश की पूरी नई पीढ़ी को ये ड्रग्स बर्बाद कर देगा। कुछ साल पहले एक फ़िल्म बनी थी, दर्शकों को याद होगा, उड़ता पंजाब। वो इसी समस्या पर थी। पंजाब में जो 10 साल अकाली भाजपा की सरकार रही, उसमें एक मंत्री महोदय थे, वो पूरा ड्रग्स का कारोबार करते थे और पंजाब के गाँव-गाँव में वो ड्रग्स पहुँच गया और जो नई पीढ़ी है पंजाब की, वो बिल्कुल नशे की शिकार हो गई, एक तरह से बर्बाद हो गई। पंजाब जैसा खुशहाल राज्य एक तरह से ड्रग्स की वजह से बर्बाद बिल्कुल हो सर, गया। हम ये जी, जानना चाहते हैं सर, हम जी, ये इस पे बात करना चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोतिहारी, गोपालगंज जी, जी। जैसे इलाकों में 5,000 करोड़ के जब कोकीन, हीरोइन्स और दूसरे नशे के सामान पकड़े जाते हैं, तो ये बिहार स्टेट के लिए कितनी चिंता की बात है? अब चिंता की तो बहुत बात है, क्योंकि जब आपकी मतलब नई पीढ़ी ही नष्ट हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा? मानव संसाधन ही जब आपका ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज ही, जैसे एक समय हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि अंग्रेज़ों ने चीन को बर्बाद कर दिया था। मैं आपको लगभग ये 100 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अंग्रेज़ों ने चीन को बर्बाद कर दिया था क्या करके? चीन में अफ़ीम बेच बेच के। और 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों चीनियों को अफ़ीम का मतलब नशेड़ी बना दिया था। वो चीनी किसी काम के नहीं रह गए थे। वो सुबह से शाम तक अफ़ीम के नशे में मतलब उल्टे रहते थे और मतलब पड़े रहते थे, किसी काम के नहीं थे। तो पूरे के पूरे एक देश को अंग्रेज़ों ने पैसों के लिए बर्बाद कर दिया था, अफ़ीमची बना के, ओपियम का नशा देके। तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात है और जो पंजाब की हालत हो चुकी है, वो भी हिंदुस्तान का ही राज्य है। तो उसी तरह बिहार की हालत होने में 4-5 साल से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ क्या हालात हैं। एक राधाचरण सेठ हैं, जदयू के एमएलसी हैं, विधान पार्षद, अभी कुछ दिन जेल में हवा खा के निकले हैं। इनके बारे में कहते हैं ये कुछ साल पहले आरा रेलवे स्टेशन के आगे जलेबी छानते थे, जलेबी। और अभी ये करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, है ना? और सूत्रों का कहना है कि ये मादक द्रव्यों की ही तस्करी करते हैं, है ना? और पलटू राम को भी पूरी संभावना है कि जानकारी होगी ही। अभी इनका करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त की है और बहुत समय जेल में रह के आए हैं। तो इसमें बड़े-बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, जिनकी पैठ सत्ता के गलियारों में है और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है सिस्टम में, चाहे पुलिस विभाग हो या कोई भी सिस्टम ये विभाग हो, कि ये लोग मतलब मुट्ठी गर्म करके निकल जाते हैं। जबकि जो ड्रग्स रोकने का भारत सरकार का कानून है, एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, वो बहुत ही सख्त एक्ट है। वो अकेला कानून हिंदुस्तान का है जिसमें यदि आपको मतलब शक है कि इस गाड़ी में ड्रग्स जा रहा है, तो सिर्फ शक के आधार पर पुलिस गाड़ी पर गोलियां चला सकती है। उसमें पुलिस को इतनी ताकत दी गई है। जी, जी। लेकिन इसके बावजूद एनडीपीएस एक्ट का मतलब वो खौफ नहीं दिखाई देता है ड्रग्स तस्करों में, जो खौफ होना चाहिए था। बिल्कुल। जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 270 किलो जो है चरस बरामद की जी। पुलिस ने, और 70 किलो दिखा करके 3 थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने बारे नियारे कर जी। दिए। अब उनको सस्पेंड कर दिया जी, गया जी, है। बिल्कुल। ये एक अलग खेल होता है कि पुलिस जितना ड्रग्स पकड़ती है या बाकी लोग जो नारकोटिक्स विभाग वाले जितना ड्रग्स पकड़ते हैं, थोड़ा वो दिखाते हैं और वाहवाही लूट लेते हैं कि देखिए इतना हमने पकड़ा, और बाकी को दिखाते ही नहीं है, बाकी को फिर उसी ड्रग्स मार्केट में मार्केट रेट पर बेच देते हैं। तो ये एक अलग खेल होता है। तो देखिए मैं बताता हूँ कुछ देश जो हैं, जैसे कोलंबिया है, मेक्सिको है, ये सब देश तो ड्रग्स में बिल्कुल पूरा देश बर्बाद हो गया है। कोलंबिया और मेक्सिको देशों की तो ये हालत है कि समझिए वहाँ ड्रग माफिया ही तय करते हैं कि कौन राष्ट्रपति होगा और कौन कानून मंत्री होगा। तो बिहार में या पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में कहें तो कुछ ज़्यादा समय नहीं है जब पूरा इंडिया भी उसी मतलब ड्रग्स की चपेट में आ जाएगा, ड्रग्स माफिया की चपेट में आ जी, जाएगा। बिल्कुल। अभी जो दिल्ली में 5,000 करोड़, गुजरात में 8,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, जी। तो क्या लगता है कि भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मादक द्रव्यों का नशे के सौदागर हैं,
उनका नेटवर्क काम कर रहा है या यहीं के लोग इस तरह के नहीं, देखिए वो तो ये रहता है ना, गठजोड़ रहता है। मान लीजिए बाहर के लोग, अंतर्राष्ट्रीय लोग सप्लाई करेंगे और अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हिंदुस्तानी लोग, है ना। मान लीजिए कोकीन आया, मैं उदाहरण देता हूँ कि कोकीन आया मान लीजिए कोलंबिया से, है ना, करोड़ों 5,000 करोड़ का कोकीन आया जहाज़ से, कोलंबिया से आया, तो उसमें विदेशी लोग भी शामिल होंगे, कोलंबिया के भी शामिल होंगे। लेकिन एक बार जब हिंदुस्तान पहुँच गया तब तो फिर यहाँ के देशी लोग, जिनको यहाँ के मार्केट का ज़्यादा आइडिया है, जिनको यहाँ की भाषा आती है, यहाँ पर घुले मिले हुए हैं, वो लोग इसमें करते हैं। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि सप्लायर्स यदि विदेशी होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हिंदुस्तानी होते हैं, और एक नापाक गठजोड़ है जिसमें सबको पैसा मिलता है। जी। आपको लगता है कि शराबबंदी की वजह से भी बिहार में जो है या नशे के दूसरे पदार्थ की जो है बिक्री बढ़ गई है या ड्रग्स वगैरह ये सब लेने लगे हैं लोग? नहीं, एक बड़ी वजह है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, एक बड़ी वजह है कि 2016 में जब से नशाबंदी हुई तब से एक विकल्प के तौर पर लोग दूसरे ड्रग्स की ओर मुड़ने लगे। और जो माफिया था, जो कहते हैं ना कि आपदा में उसने अवसर देखा, उसको लगा कि ये लोग एक बेचैनी है नशेड़ियों में, तो उस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हम लोग इनको सूखे ड्रग्स से मतलब परिचय कराते हैं। और ये लोग टारगेट करते हैं किसको? जो एक यंगस्टर्स जो होते हैं, युवा वर्ग होता है, एक तो हाई स्कूल के लड़के लड़कियां, या थोड़ा जो कॉलेज में नए नए जाते हैं, जिनमें उतनी परिपक्वता नहीं रहती है, जिनमें एक एडवेंचर वाली उम्र रहती है कि देखते हैं ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है। या आजकल तो ऐसा हो गया कि जो हाई सोसाइटी है उसमें ये मतलब स्टेटस सिंबल बन गया है, लोग ये दिखाने के लिए कि भाई हम हाई सोसाइटी के आदमी हैं, हम आम आदमी नहीं हैं। इसके लिए इस तरह के बड़े बड़े महानगरों में आप रेव पार्टी सुनते होंगे, दिल्ली में, बम्बई में लड़के लड़कियां रेव पार्टी करते हैं, जिसमें इस तरह के बहुत सारे ड्रग्स का खुलेआम प्रयोग होता है। और अब वही जो संस्कृति है वही धीरे धीरे छोटे शहरों में भी आ रही है, पटना जैसे शहरों में भी आ रही है, जो कि महानगर नहीं है, बॉम्बे दिल्ली के मुताबिक एक छोटी जगह है, लेकिन लोग नकल में, और गलत चीज़ का ऐसा मतलब दुर्भाग्य है कि गलत चीज़ें लोग जल्दी सीखते हैं। यदि दिल्ली बम्बई में कोई अच्छी चीज़ होती रहेगी तो हो सकता है उसको पटना वाले थोड़ा देर से सीखें, लेकिन यदि ड्रग्स का इस्तेमाल है तो वो तो बहुत जल्दी लोग सीख जाते हैं। जी। आपको लगता है सर कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी की गई और शराब के साथ ताड़ी पे भी प्रतिबंध लगाया गया, तो ऐसे में सरकार को नशे के दूसरे सामानों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था ना, बिल्कुल करना। यदि आप स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो पूरी नई नस्ल के स्वास्थ्य का सवाल है। जो उड़ता पंजाब के बाद उड़ता बिहार की बारी है ना। यदि नहीं रोका गया तो पूरी बिहार की नई पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, घर घर में नशेड़ी पैदा हो जाएंगे, और उसके बाद वो लोग क्राइम करने लगेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, मान लीजिए एक 18-19 साल का लड़का है, उसको ड्रग्स की आदत हो गई, और ये ड्रग्स इतने महंगे मिलते हैं, थोड़ा कुछ ग्राम जो मिलता है वो हज़ारों रुपया में मिलता है, तो उसको उतना पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो क्राइम करेगा, फिर वो चेन स्नैचिंग करेगा, वो सोने का चेन लेके भागेगा, और ज़्यादा होगा तो 4 लोगों के साथ मिलकर गिरोह बनाएगा, बैंक डकैती करेगा। तो यदि ये ड्रग्स की बात बढ़ रही है तो उसके साथ साथ अपराध का ग्राफ भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसको तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कहाँ जा रहा है बिहार में, अब क्या कहूँ आपको। तो ये गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार में ड्रग्स की खेप आए दिन पकड़ा रही है, नशे के दूसरे पदार्थों की खेप लगातार पकड़ी जा रही है, और सरकार मौन साधे है। जबकि होना ये चाहिए था कि शराबबंदी और ताड़ीबंदी की तरह नशे के दूसरे सामानों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, तभी बिहार बचेगा। अन्यथा जैसा कि सर ने बताया कि उड़ता पंजाब की तरह बहुत जल्दी ही उड़ता बिहार बन जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।